नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में और मैं हूं दानवीर सिंह नई दिल्ली से आपके साथ। हवाई युद्ध का भविष्य तेजी से बदल रहा है। जहां चीन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत भी 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में प्रवेश के लिए नए डिफेंस पार्टनरशिप्स तलाश कर रहा है। इसी बीच रशिया ने Su-57 स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम का प्रस्ताव फिर से सामने रखा है, जो भारत के लिए वर्तमान जरूरतों और भविष्य की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच एक अहम कड़ी बन सकता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस और ड्रोन नेटवर्क के बेड़े आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है। इसमें चाइनीज मिसाइल शील्ड और तुर्किश अनमैन्ड सिस्टम्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। और फिर फाइनली माई टेक में चर्चा करेंगे इंडो पैसिफिक की बड़ी रणनीतिक चुनौती पर। क्या वॉशिंगटन चीन के खिलाफ भारत को मजबूत कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के एडवांस्ड अमेरिकन कॉम्बैट इकोसिस्टम को भी समर्थन देता रहे। एयर वॉरफेयर का भविष्य तेजी से आकार ले रहा है। जहां चीन नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स उड़ा रहा है और अमेरिका अपने 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है, वहीं भारत अब 5th जनरेशन से आगे की तैयारी में जुटा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने यह साफ संकेत दिया है कि वह 6th जनरेशन डोमिनेंस की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि पूरी तरह नया एयरक्राफ्ट अकेले विकसित करने की बजाय भारत वैश्विक प्रोग्राम्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की संभावनाएं तलाश कर रहा है। भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट आज के लड़ाकू विमानों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ज्यादा स्टेल्थी, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा तेज। यहां तक कि संभव है कि उनमें पायलट की भी जरूरत ना हो। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से संसद को बताया है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम से जुड़ना चाहती है। यह संकेत है कि एयर कॉम्बैट का भविष्य उम्मीद से कहीं तेजी से बदल रहा है और इसकी जरूरत भी साफ दिखाई दे रही है। चीन के 2 6th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप्स के फ्लाइट टेस्टिंग के होने की खबर है। ऐसे में भारत के लिए इंतजार करना अब शायद विकल्प नहीं रह गया है। दुनिया भर में 6th जनरेशन फाइटर की दौड़ तेज होती जा रही है। अमेरिका अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत F-47 विकसित कर रहा है, जबकि अमेरिकी नौसेना FA-XX प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वहीं यूरोप की महत्वाकांक्षाएं 2 बड़े प्रोग्राम में बटी हुई हैं। पहला है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS, जिसे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर विकसित कर रहे हैं, और दूसरा है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान साझेदार हैं। भारत अब दोनों प्रोग्राम्स का करीब से आकलन कर रहा है। लेकिन 6th जनरेशन फाइटर्स सिर्फ उन्नत एयरक्राफ्ट नहीं है, वे एयर वॉरफेयर के एक बिल्कुल नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में एक्सट्रीम स्टेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर काबिलियत, एडवांस सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को एकीकृत किया जाएगा। भविष्य में पायलट ऑटोनोमस ड्रोन विंगमैन के साथ मिशन संचालित कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड ऑपरेशंस के बीच स्विच करने में सक्षम हो सकते हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही सेकंड में बैटलफील्ड डेटा का विश्लेषण कर डिटेक्शन से एंगेजमेंट तक का समय काफी कम कर सकती है। इसकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही क्रांतिकारी है। एडवांस्ड गैलियम नाइट्राइड रेडार्स, वेरिएबल साइकिल इंजन्स जो फ्यूल एफिशिएंसी और कॉम्बैट परफॉर्मेंस के बीच बेहतर संतुलन बना सकते हैं। लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स और आने वाले खतरों को रोकने के लिए डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम भी इसका हिस्सा होंगे। मकसद साफ है, दुश्मन को लड़ाई शुरू होने से पहले ही कंटेस्टेड एयर स्पेस पर बढ़त हासिल करना। लेकिन भारत का यह फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है।
ये जियोपॉलिटिक्स और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी से भी जुड़ा है। एफकैस से जुड़ने पर यूरोप के प्रमुख देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन और गहरा हो सकता है। वहीं जी कैप में साझेदारी ब्रिटेन और जापान जैसे अहम इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ सहयोग को मजबूत करेगी। भारत किसी भी प्रोग्राम को चुने, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन सबसे महत्वपूर्ण कारक होंगे। भारतीय वायुसेना को सिर्फ नए एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, वह उन टेक्नोलॉजीज तक पहुंचना चाहती है जो आने वाले दशकों में एयर वॉरफेयर की दिशा तय करेंगी। साथ ही भारत एक समानांतर रणनीति पर भी काम कर रहा है। स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। वहीं रूस के Su-57 फाइटर जेट्स की संभावित खरीद 6th जनरेशन फाइटर्स के 2030 के दशक के मध्य तक ऑपरेशनल होने से पहले क्षमता के अंतर को भरने में मदद कर सकती है। ये डुअल ट्रैक स्ट्रेटेजी एक स्पष्ट हकीकत को दर्शाती है। एशिया में तेजी से बदलती एयर पावर कंपटीशन में भारत पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत के सामने मौजूदा फैसला सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद तक सीमित नहीं है। ये मिलिट्री एविएशन के अगले दौर में अपनी जगह सुनिश्चित करने का एक अहम सवाल है। एक ऐसा दौर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स और नेटवर्क वॉरफेयर एयर सुपीरियॉरिटी को तय करेंगे। और जैसे जैसे चीन अपनी क्षमताओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, आने वाले वर्षों में भारत के फैसले एशिया के आसमान में शक्ति संतुलन की दिशा को तय कर सकते हैं। जहां भारत भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर्स के लिए नया साझेदार तलाश कर रहा है, वहीं एक पुराना प्रस्ताव फिर से चर्चा में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम से जुड़ने का निमंत्रण दिया है। इस बार सिर्फ खरीदार के तौर पर नहीं, बल्कि डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारतीय वायुसेना फाइटर स्क्वाड्रन्स की कमी और चीन पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य क्षमताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो क्या Su-57 भारत के लिए अगली पीढ़ी की एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज तक पहुंच का एक अहम पुल बन सकता है? देखिए हमारी ये स्टोरी। करीब 2 दशक पहले भारत और रूस ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की थी। मकसद था FGFA प्रोग्राम के तहत संयुक्त रूप से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विकसित करना। लेकिन वर्षों की बातचीत के बाद 2018 में भारत इस परियोजना से अलग हो गया। कारण थे लागत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंजन परफॉर्मेंस और एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल मैच्योरिटी को लेकर चिंताएं। लेकिन अब ये कहानी शायद खत्म नहीं हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर संकेत दिया है कि भारत अब भी Su-57 प्रोग्राम से जुड़ सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को दुनिया की सबसे उन्नत 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजीज में से एक के संयुक्त विकास का प्रस्ताव दिया था। उस समय भारत ने इंतजार करने की रणनीति अपनाई। इसके बाद रूस ने इस प्रोग्राम को अपने दम पर आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब Su-57 ऑपरेशनल है, इसका प्रोडक्शन जारी है, मॉस्को का कहना है कि भारत के लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं, बल्कि ज्वाइंट प्रोडक्शन, अपग्रेड्स और भविष्य के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए भी। इस प्रस्ताव का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल करीब 29 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। वहीं चीन लगातार अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर्स के बेड़े का विस्तार कर रहा है। आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के भी चीनी J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट शामिल करने की संभावना है। क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल तेजी से बदल रहा है और भारत अपनी बढ़त बनाए रखने के विकल्प तलाश कर रहा है। Su-57 5th जनरेशन एयर कॉम्बैट के लिए रूस का जवाब माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन्स बे, सेंसर फ्यूजन और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी जैसी उन्नत क्षमताएं शामिल हैं। एयर सुपीरियॉरिटी,
और स्ट्राइक मिशंस दोनों के लिए तैयार किया गया ये फाइटर उन्नत विरोधियों के खिलाफ कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस के आधार पर इस प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाया गया है, जबकि घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। मॉस्को के लिए इस नए प्रस्ताव की सबसे अहम बात टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर उसका जोर है। व्लादिमीर पुतिन ने दोहराया है कि भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन पर रूस को कोई राजनीतिक शर्तें नहीं लगाता। रूस के अनुसार इस सहयोग में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अपग्रेड्स, सिस्टम इंटीग्रेशन और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज तक पहुंच शामिल हो सकती है। भारत के लिए जो अब स्वदेशी क्षमता और घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन को प्राथमिकता दे रहा है, ये प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं है। भारत की फाइटर मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटेजी पहले से ही कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम का विस्तार हो रहा है, तेजस मार्क 2 विकास के चरण में है और एम का भारत का दीर्घकालिक स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम बना हुआ है। साथ ही सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत मौजूदा Su-30 MKI फ्लीट को और अधिक सक्षम बनाने की योजना है। दूसरी ओर लंबे समय से लंबित MRFA कंपटीशन भी नई पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर्स की तलाश में है। ऐसे में Su-57 पर कोई भी फैसला भारत की व्यापक रणनीतिक और आधुनिकीकरण योजनाओं के अनुरूप होना होगा। भारत के लिए Su-57 पर बहस अब सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का सवाल नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन पीरियड को संभालने का मुद्दा है। एमका के 2030 के दशक के मध्य तक सेवा में आने की उम्मीद है, यानी 2035 तक वो सेवा में आएगा। वहीं चीन का स्टेल्थ फाइटर फ्लीट आज लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच कैपेबिलिटी गैप का जोखिम नहीं उठा सकती। नई दिल्ली Su-57 पर दोबारा विचार करे या कोई दूसरा विकल्प चुने, इसका फैसला भारत सरकार को करना है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में इस मुद्दे पर राय बटी हुई है। Su-57 को लेकर मतभेद वास्तव में रूस बनाम पश्चिम का नहीं है। ये एक पक्ष मानता है कि भारत की घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, चीन के बढ़ते J-20 फ्लीट और भविष्य में पाकिस्तान की संभावित स्टेल्थ कैपेबिलिटी को देखते हुए भारत को जल्द एक 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत है। तो वहीं दूसरा पक्ष तर्क देता है कि भारत को किसी नए इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म का बड़ा निवेश करने से अपने आप को बचना चाहिए और एमका में और ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, जोर लगाना चाहिए, जिससे कि डिफेंस इकोसिस्टम और आसानी से और तेजी से बढ़ सके। कुछ विशेषज्ञ बीच का रास्ता भी सुझाते हैं, जिसमें सीमित संख्या में Su-57 को ब्रिज कैपेबिलिटी के रूप में शामिल किया जाए, ऐसा उनका मानना है, जबकि एमका और सुपर सुखोई प्रोग्राम को पूरी गति से आगे साथ के साथ बढ़ाया जाए। आखिरकार सवाल सिर्फ Su-57 का नहीं है, बल्कि भारत की भविष्य की एयर पावर स्ट्रेटेजी का है। ऑपरेशन सिंदूर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उससे मिले सैन्य सबक अभी भी सीमा पार लिए जा रहे फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। मई 2025 की झड़पों के बाद पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने और एयर ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का विस्तार करने की बड़ी पहल शुरू की है। चाइनीज मिसाइल शील्ड, तुर्किश कॉम्बैट ड्रोन्स और प्रिसीजन स्ट्राइक से अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा पर नया फोकस लिया जा रहा है। सैन्य संघर्ष गोलाबारी रोकने के साथ खत्म नहीं होते, वे अपने पीछे कई सबक छोड़ जाते हैं और इंटेलिजेंस असेसमेंट्स के अनुसार पाकिस्तान की हालिया डिफेंस प्रोक्योरमेंट ड्राइव ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने कई कमजोरियों की सीधी प्रतिक्रिया है। भविष्य के हवाई खतरों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद नए चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स और तुर्किश अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स पर बड़ा निवेश कर रहा है। इस समय का केंद्र एक लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड का निर्माण है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान चीन के HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को बड़े पैमाने पर शामिल कर रहा है।
HQ-9 को एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और कुछ बैलिस्टिक थ्रेड्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम 250 किलोमीटर तक की दूरी पर हवाई खतरों को टारगेट कर सकता है। इस लॉन्ग रेंज लेयर को HQ-16 और HQ-17 जैसे मध्यम और कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स का समर्थन मिलेगा, जिससे सुरक्षा की कई परतें तैयार होंगी। इनका उद्देश्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है। मकसद साफ है, हर ऊंचाई और हर दूरी पर खतरों का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय करना। लेकिन मिसाइल सिस्टम्स इस रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। ड्रोन वॉरफेयर काबिलियत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान अब तुर्की की ओर भी देख रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना करायल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को शामिल कर रही है, जिन्हें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही तुर्की के लॉइटरिंग मिनिशंस, जिन्हें अक्सर कामाकाजी ड्रोन्स कहा जाता है, भी पाकिस्तान की योजना का हिस्सा है। पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक के आधुनिक युद्ध क्षेत्रों में ये सिस्टम बेहद प्रभावी साबित हुए हैं। ये ड्रोन्स लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मंडरा सकते हैं, खतरों की पहचान कर सकते हैं और सही समय पर सटीक हमला कर सकते हैं। इन सैन्य खरीदों का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जो लंबी दूरी से लक्ष्य भेदने में सक्षम है। एडवांस क्रूज मिसाइल्स और अन्य प्रिसीजन गाइडेड मिनिशंस के उपयोग ने आधुनिक नेटवर्क एयर कैंपेन्स की बढ़ती चुनौती को उजागर किया है। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के सैन्य योजनाकार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी हमले को कहीं अधिक मजबूत और बहुस्तरीय डिफेंस नेटवर्क का सामना करना पड़े। रणनीतिक दृष्टि से इन सिस्टम्स की तैनाती का पैटर्न कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। चीन के मिसाइल सिस्टम से भारत की दिशा में पाकिस्तान की पूर्वी एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को और मजबूत किए जाने की संभावना है। वहीं तुर्की के ड्रोन्स और लॉइटरिंग मिनिशंस को लाइन ऑफ कंट्रोल के संवेदनशील सेक्टरों के आसपास तैनात किया जा सकता है। यह संयोजन पाकिस्तान को डिफेंस, सर्विलेंस और ऑफेंसिव स्ट्राइक दोनों क्षमताएं प्रदान करता है। इससे वह गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेज टेक्निकल एंगेजमेंट्स भी कर सकता है। भारत के लिए यह घटनाक्रम ना तो अप्रत्याशित है और ना ही अनदेखे। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय पहले ही एनिमी रडार्स, कम्युनिकेशंस और मिसाइल नेटवर्क्स को बाधित करने में सक्षम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया तेज कर चुके हैं। साथ ही भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का विस्तार कर रहा है, स्वदेशी आकाश मिसाइल स्क्वाड्रंस को मजबूत बना रहा है और DRDO द्वारा विकसित एडवांस काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज को भी शामिल कर रहा है। अब मुकाबला सिर्फ एयरक्राफ्ट्स का नहीं रह गया है, ये तेजी से सेंसर्स, नेटवर्क्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की प्रतिस्पर्धा में बदल रहा है। पाकिस्तान की हालिया सैन्य खरीद का महत्व सिर्फ एक वेपन सिस्टम तक सीमित नहीं है। यह आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को भी दर्शाता है। भविष्य के युद्ध सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट के दम पर नहीं लड़े जाएंगे। इसमें लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऑटोनोमस ड्रोन्स, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ पूरा का पूरा डिफेंस रचा जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों इस नई सैन्य वास्तविकता के अनुरूप खुद को ढालने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वॉशिंगटन इसे इंटरऑपरेबिलिटी कहता है, भारत इसे एक रणनीतिक विरोधाभास के रूप में देखता है। आज अमेरिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मानता है। क्वाड से लेकर एडवांस डिफेंस कोऑपरेशन तक वॉशिंगटन लगातार भारत को चीन की बढ़ती शक्ति के संतुलन के लिए एक अहम साझेदार बताता है, लेकिन एक विरोधाभास है जिसे नई दिल्ली नजरअंदाज कतई नहीं कर सकता। एक तरफ अमेरिका भारत के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ वह अपग्रेड्स,
ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट और एडवांस बैटलफील्ड नेटवर्किंग सिस्टम्स के जरिए पाकिस्तान के F-16 इकोसिस्टम को भी बनाए रखे हुए है। अमेरिका के लिए ये इन्फ्लुएंस बनाए रखने और इंटरऑपरेबिलिटी का मामला हो सकता है, लेकिन भारत के लिए ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या अमेरिका एक साथ भारत को चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट बना सकता है और पाकिस्तान को अपनी सबसे उन्नत कॉम्बैट टेक्नोलॉजी से भी जोड़कर रख सकता है? क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ एयरक्राफ्ट का नहीं है, मुद्दा उन सिस्टम्स का है जो आधुनिक युद्ध को संचालित करते हैं। आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही एकमात्र जोखिम नहीं है, एक्सपोजर भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। असल चिंता यह नहीं है कि चीन को अमेरिकी क्लासिफाइड ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं या नहीं, चिंता यह है कि क्या चीन को उन सिस्टम्स के व्यवहार को समझने का अवसर मिलता है या नहीं। आधुनिक सैन्य सिस्टम्स अपने इस्तेमाल के दौरान बहुत कुछ उजागर कर देते हैं। डेटा लिंक्स कम्युनिकेशन पैटर्न दिखा देते हैं, रेडार सिस्टम्स सर्च और ट्रैकिंग मेथड्स को उजागर कर देते हैं, मिशन सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन की झलक देते हैं और मेंटेनेंस साइकिल संभावित कमजोरियों की जानकारी देते हैं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग सिस्टम्स बताते हैं कि कोई सैन्य बल युद्ध की तैयारी कैसे करता है। आज पाकिस्तान अमेरिकी, चीनी और तुर्की की सैन्य टेक्नोलॉजीज के संगम पर खड़ा है। उसके F-16, चीनी फाइटर्स, चीनी वेपन्स और बढ़ती संख्या में तुर्किश ड्रोन्स के साथ ऑपरेट करते हैं। ऐसे माहौल में एक्सपोजर खुद इंटेलिजेंस में बदल जाता है, और यदि कोई देश ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखने की कला में माहिर हो तो वो है चीन। सबक सीधा है, किसी सिस्टम को हमेशा चुराने की जरूरत नहीं होती, कई बार उसे सिर्फ ध्यान से समझना ही काफी होता है। असल मुद्दा यह नहीं है कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, असल मुद्दा यह है कि चीन इससे क्या सीख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई वास्तविकता को सामने ला खड़ा किया है। भविष्य के युद्ध सिर्फ फाइटर्स और मिसाइल से तय नहीं होंगे, उन्हें नेटवर्क, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, ड्रोन्स और डेटा आकार देंगे। हर रडार सिग्नल, हर कमांड ट्रांसमिशन, हर ड्रोन लॉन्च, हर इंटरसेप्शन अटेम्प्ट ऐसी जानकारी पैदा करता है जिसका विश्लेषण विरोधी कर सकता है। और यही कारण है कि भारत की चिंता सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान की नीति और चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे सैन्य एकीकरण को पर्याप्त महत्व देता है। अमेरिका भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। यदि भारत से चीन के खिलाफ संतुलन की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है तो चीन से जुड़े सैन्य इकोसिस्टम के भीतर एडवांस्ड अमेरिकन कॉम्बैट सिस्टम को बनाए रखने के जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के दौर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी किसे मिलती है, सवाल ये है कि उसे वो कौन सीखता है जिससे नुकसान हो सकता है। आज की हमारी सभी स्टोरीज एक स्पष्ट संकेत देती हैं। एशिया का सैन्य शक्ति संतुलन एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है। भारत 6th जनरेशन एयर वॉरफेयर की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं रूस के नए Su-57 प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है, और दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। वहीं पर अमेरिका चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर अब दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य पर भी साफ दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, चाहे बात स्टेल्थ फाइटर्स की हो, ड्रोन्स की, या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की, या मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की, लेकिन मूल चुनौती अब भी वही है, लगातार जटिल होते सुरक्षा माहौल में अपनी सैन्य बढ़त बनाए रखना। तो इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।